हाय गाइस, वेलकम टू स्टॉक ब्रेन्स। माय नेम है आयुष और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडेक्सेस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ऐसे मेजर ग्लोबल इक्विटी इंडेक्सेस के बारे में जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हो ग्लोबली मार्केट्स के अंदर। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऐसे कॉमन नॉन इक्विटी इंडेक्सेस के बारे में जो कि टेक्निकल एनालिस्ट लोग यूज़ करते हैं। हम लोगों ने आमतौर पर इक्विटी इंडाइसेस देखे हैं लाइक निफ्टी 50, सेंसेक्स, लेकिन इसके अलावा कुछ नॉन इक्विटी इंडेक्सेस भी होते हैं, कुछ बॉन्ड के इंडेक्स होते हैं, कुछ कमोडिटी मार्केट के इंडेक्स होते हैं। हम लोग उन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे वेइंग मेथड्स के बारे में जो कि इंडेक्सेस को बनाने के लिए यूज़ करी जाती है, कैसे इंडेक्स में अलग अलग स्टॉक्स को वेटेज दिया जाता है, उन मेथड्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। और लास्ट में हम लोग समझेंगे ब्रीफली कि सर्वाइवर्स बायस क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारा ये इंडेक्स होता क्या है। एन इंडेक्स मेजर्स अ स्टॉक मार्केट और सबसेट ऑफ द स्टॉक मार्केट। मतलब ये पूरा ओवरऑल स्टॉक मार्केट ऑब्जर्व कर सकता है या सबसेट मतलब एक छोटा सा टुकड़ा स्टॉक मार्केट का ऑब्जर्व कर सकता है। और ये हमें मदद करता है, हमें मतलब इन्वेस्टर्स को मदद करता है करंट स्टॉक प्राइसेस लेवल्स को पहचानने में, और जो स्टॉक मार्केट का प्राइस परफॉर्मेंस है ना उससे कंपेयर करने में हेल्प करता है आज के परफॉर्मेंस को। तो इंडेक्स इस तरीके से हेल्प करता है और इंडेक्स के अंदर काफ़ी सारे स्टॉक्स होते हैं जैसा आप लोगों को पता होगा। अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो निफ्टी 50 के अंदर इंडिया के बड़े 50 स्टॉक्स हैं जैसे रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। तो इंडेक्स आप सभी को पता होगा मेरे ख्याल से क्या होता है। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है जिसको आप रेफर कर सकते हो। ये एग्जाम में वैसे आने नहीं वाली। एग्जाम में आपको कंसेप्ट वाइज ज़्यादा टेस्ट किया जाएगा, आपसे डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछी जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं इंडेक्सेस की कैटेगरीज के बारे में। तो इंडेक्सेस को आप कंट्री वाइज, रीजन वाइज, मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज या इंडस्ट्री वाइज आप कैटेगराइज कर सकते हैं। और दूसरे भी तरीके हैं जिससे आप कैटेगराइज कर सकते हैं इंडेक्सेस को। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंट्री लेवल इंडेक्सेस को। तो हर एक कंट्री का एक बहुत ही स्पेशल इंडेक्स होता है जो कि उस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बात करूं यूएसए की, तो यूएसए के अंदर काफ़ी सारे इंडेक्सेस हैं लाइक डीजेआई है, डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, और भी बहुत सारे इंडेक्सेस हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट इंडेक्स है ना यूएसए का वो है S&P 500, स्टैंडर्ड एंड पुअर 500। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो वहाँ पे AXX है, ऑस्ट्रिया में ETX है, बेल्जियम में BEL20 है, और जर्मनी में DAX है। तो हर एक मार्केट का, हर एक कंट्री का एक इंडेक्स है, एक मेजर इंडेक्स है, राइट। सो आप कंट्री वाइज इन इंडेक्सेस को डिवाइड कर सकते हैं। ये एक तरीका है इंडेक्सेस को कैटेगराइज करने का। अब इसके बाद आता है हमारा रीजनल लेवल। हम लोग इसको रीजन के वाइज भी कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे EAFA करके एक इंडेक्स है जो कि यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और फार ईस्ट के जो स्टॉक्स है ना उनको इंक्लूड करता है अपने अंदर। और इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के स्टॉक्स नहीं होते हैं। अब एक ग्लोबल डाउ करके इंडेक्स है जिसमें 150 लीडिंग कंपनीज को ट्रैक किया जाता है और दुनिया भर की कंपनीज उसके अंदर होती हैं। फिर इसके बाद एक लैटिन अमेरिका 40 करके एक रीजनल इंडाइस है। इसके बाद स्टॉक्स यूरोप 600 करके एक इंडेक्स है जो कि एक रीजनल इंडेक्स है, मतलब वो एक या एक से ज़्यादा देशों के जो स्टॉक्स है ना उनको कवर करता है। तो आई होप आपको ये रीजनल इंडाइसेस समझ में आया होगा। अब दोस्तों जो इंडेक्सेस हैं उसको आप मार्केट कैप के हिसाब से भी कैटेगराइज कर सकते हो। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स का नाम है ASX 200। और दोस्तों ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे इस इंडेक्स को बना के रखा है। मतलब जिन भी स्टॉक्स का मार्केट कैप सबसे ज़्यादा होगा ना वो स्टॉक्स इस इंडेक्स के अंदर होंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अलावा और भी क्राइटेरियाज होते हैं जैसे स्टॉक किस सेक्टर में है, लेकिन मेनली ये वाला जो इंडेक्स है ये मार्केट कैप पे ज़्यादा फोकस करता है। तो आप मार्केट कैप के हिसाब से भी नए नए इंडेक्सेस को बना सकते हो। इसके बाद दोस्तों कुछ सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्सेस होते हैं जैसे इंडिया के अंदर BSE रियल्टी, BSE IC, BSE पावर, ये सारे सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्सेस बनाए जाते हैं जिससे आप ये समझ पाओ कि हर एक इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। दोस्तों मैं पर्सनली ये इंडेक्सेस को बहुत ज़्यादा ट्रैक करता हूँ जो कि सेक्टर स्पेसिफिक होता है, क्योंकि इससे समझ में आ जाता है कि कौन सी इंडस्ट्री के स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सी इंडस्ट्री के स्टॉक्स
खराब परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप ये सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्सेस का एनालिसिस करते हो तो आप एक बेहतरीन टॉप डाउन अप्रोच बना सकते हो, जहाँ पे आप पहले कंट्री का जो इंडेक्स है उसका एनालिसिस करो सबसे पहले, जो कि निफ्टी 50 है हमारे केस में, और निफ्टी 50 का एनालिसिस करने के बाद आप सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्सेस जैसे रियल्टी, आईटी, पावर, टेक, एफएमसीजी, इन सारे सेक्टर्स का एनालिसिस कर सकते हो। तो इस टाइप से टॉप टू बॉटम एनालिसिस किया जाता है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, और सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्सेस वो एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगराइजेशन है इंडेक्सेस का, और काफ़ी सारे इंडेक्सेस बनाए जा सकते हैं ऐसे। अब दोस्तों कुछ दूसरे भी इंडेक्स होते हैं जैसे कि यूएस डॉलर इंडेक्स, सीआरबी इंडेक्स, रियल एस्टेट इंडेक्स, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके अभी समझने वाले हैं दोस्तों। अब अगर हम लोग यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स बेसिकली एक करेंसी इंडेक्स है। अब ये क्या करता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों ये इंटरनेशनल वैल्यू को निकालने की कोशिश करता है यूएस डॉलर की, और ये ऐसा कर पाता है दूसरी कंट्रीज की करेंसी को यूएस डॉलर से कंपेयर करके। तो ये यूएस डॉलर इंडेक्स है ना, यहाँ पे यूएस के डॉलर को दुनिया की दूसरी वाइडली रिकग्नाइज्ड पब्लिकली ट्रेडेड करेंसी से कंपेयर किया जाता है, जैसे कि यूरो, येन, जीबीपी, स्विस फ्रैंक और दूसरी जो भी करेंसीज हैं उनसे कंपेयर किया जाता है यूएस डॉलर को। और जिस कंट्री का जो व्यापार है यूएस के साथ ज़्यादा हो रहा होगा, जैसे यूरोपियन यूनियन जो है उसका काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता है यूएस के साथ, तो उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा इस यूएस डॉलर इंडेक्स के अंदर। और जो वेटेज है दोस्तों एक करेंसी को दिया जाता है उसके ट्रेड के हिसाब से, जो कि वो कंट्री करेंसी के साथ कर रही है। यहाँ पे हमारी जो कंट्री करेंसी है वो है यूएस डॉलर। तो यूएस डॉलर के मुकाबले जो बाकी की करेंसीज हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं, या बाकी की जो करेंसीज हैं उसके मुकाबले यूएस डॉलर कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो हमें बताता है ये यूएस डॉलर इंडेक्स। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कमोडिटीज रिसर्च ब्यूरो इंडेक्स के बारे में, जिसको सीआरबी इंडेक्स भी बोलते हैं। तो ये वाले इंडेक्स में 19 कमोडिटीज हैं। ये 19 कमोडिटी की एक बास्केट है, जिसमें से कुछ एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मतलब जो हमारी क्रूड ऑयल है या दूसरा नेचुरल गैस वगैरह, जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले जो कमोडिटीज़ हैं उनको इंक्लूड किया गया है। फिर कुछ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हैं जैसे कि वीट, सोयाबीन, और कुछ मेटल्स भी हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, और कुछ इंडस्ट्रियल मेटल्स भी हैं। 13% इंडस्ट्रियल मेटल्स को लिया गया है। तो ये पूरी की पूरी कमोडिटीज़ को लिया गया है इस सीआरबी इंडेक्स के अंदर। और बेसिकली ये सीआरबी इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है कमोडिटी के प्राइस मूवमेंट को, कितना ज़्यादा कमोडिटी के जो प्राइस है ना वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो जनरली ये सीआरबी इंडेक्स बढ़ता है, सारी कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ते हैं, जो कि हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं 2022 में अभी। अगर मैं ट्रेडिंग व्यू पे जाता हूँ और ट्रेडिंग व्यू पे टाइप करता हूँ सीआरबी, तो यहाँ पे सीआरबी इंडेक्स अगर मैं टाइप करूँगा तो मेरे सामने ये थॉमस रियूटर्स का कोर कमोडिटी सीआरबी इंडेक्स खुल के आ जाएगा। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और आप देख सकते हो कि ये जो कमोडिटी वाला जो हमारा इंडेक्स है ये कितना ज़्यादा बड़ा है कोविड के बाद से। यहाँ पे 2020 का लेवल है जहाँ पे ये वाला जो सीआरबी इंडेक्स है इसने अपना एक लो बनाया। और कोविड के बाद से आप लोगों को जैसा पता है कि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है वर्ल्ड इकोनॉमी में। इसी वजह से जो कमोडिटीज़ के प्राइसेस है ना वो भी बढ़े हैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ। तो इस प्रकार से आप ये कमोडिटी का एनालिसिस कर सकते हो। अब हम लोग समझते हैं रियल एस्टेट को। तो रियल एस्टेट का परफॉर्मेंस बेसिकली ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि रियल एस्टेट स्टॉक्स की तरह सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड नहीं होता। लेकिन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाता है रीट्स के थ्रू। रीट्स का फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बेसिकली एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, और वो म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में पैसा ना लगा के रियल एस्टेट में पैसा लगाता है। और जो ज़मीन को खरीद के किराए पे लगा के जो इनकम होती है ना, वो इनकम मिलती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होल्डर्स को। तो ये रीट्स बेसिकली ईटीएफ्स की तरह ट्रेड करते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की तरह ट्रेड करते हैं, और इसको आप सेकेंडरी मार्केट में जाके खरीद सकते हो। तो जो रियल एस्टेट है उसको ट्रैक करने का बहुत अच्छा तरीका है रीट्स। अगर आप रियल एस्टेट को ट्रैक करना चाहते हो तो आप रीट्स के थ्रू कर सकते हो। और अगर आप रियल एस्टेट का एक इंडेक्स बनाना चाहते हो जिससे आप रियल एस्टेट की परफॉर्मेंस को जज कर सको, तो आप बहुत सारी बास्केट्स ले लो रीट्स की, मतलब बहुत सारी रीट्स को आप इकट्ठा कर दो और उनका एक इंडेक्स बना लो, और इस टाइप से आप रियल एस्टेट सेक्टर को भी ट्रैक कर सकते हो। अब अगर हम लोग बात करें बाल्टिक ड्राई इंडेक्स की,
तो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स क्या ट्रैक करता है वो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। तो बेसिकली दोस्तों जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है ना ड्राई बल्क मटेरियल की, ये उस कॉस्टिंग को ट्रैक करता है। क्या कॉस्टिंग ऊपर की तरफ जा रही है ट्रांसपोर्टेशन की, क्या कॉस्टिंग नीचे की तरफ जा रही है ड्राई बल्क मटेरियल्स की, ये सारी चीज़ें ट्रैक करता है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स। और इसका नाम ड्राई इंडेक्स इसलिए है क्योंकि जो मटेरियल ड्राई है नेचर में, सूखे हैं नेचर में, उसी की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पे 20 रूट से आने वाले जो भी ड्राई बल्क मटेरियल है लंदन के अंदर, उसको ट्रैक किया जाता है और इसको डेली बेसिस पे किया जाता है बाल्टिक एक्सचेंज में जो कि लंदन में है। और ये बेसिकली दोस्तों एक बेंचमार्क है जो कि हमें ये बताता है कि जो प्राइजेस है ना ट्रांसपोर्टेशन के, जो कि मेजर रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन प्राइजेस हैं, वो कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कितने ज़्यादा घट रहे हैं। और इसके अंदर क्रूड ऑयल के प्राइजेस नहीं है, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है ना वो एक वेट प्रोडक्ट है, वो एक ड्राई प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए इसके अंदर क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को नहीं लिया जाता। तो आई होप आपको ये बाल्टिक ड्राई इंडेक्स समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट की, जिसको लिबोर भी बोला जाता है। तो लिबोर बेसिकली दोस्तों एक ग्लोबल रेफरेंस रेट है जिसको यूज किया जाता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग का रेट पहचानने के लिए इंटरबैंक मार्केट में। तो जब भी एक बैंक दूसरे बैंक को शॉर्ट टर्म लोन देना चाहता है तो वो इस लिबोर रेट का यूज करता है। और आपने देखा होगा कुछ बॉन्ड्स का जो इंटरेस्ट रेट होता है ना वो बेसिकली फ्लोटिंग होता है। तो यहाँ पे ये लिबोर जैसे जो इंडेक्सेस हैं उनका यूज किया जाता है, और लिबोर प्लस कुछ एक प्रीमियम देके बॉन्ड्स को इशू किया जाता है। और कुछ बॉन्ड्स का जो इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग होता है ना वो इस लिबोर के हिसाब से फ्लोट होता है। अगर लिबोर जो है वो बढ़ जाएगा, अगर लिबोर का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाले बॉन्ड होंगे ना उनको भी ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को, और वाइस वर्सा भी ट्रू होगा। तो लिबोर हेल्प करता है शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट को पहचानने में, और ये शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को पहचानने का एक बेंचमार्क है जिसको सारे बैंक्स यूज़ किया करते थे पहले। लेकिन अब लिबोर को फेज आउट कर दिया गया है। अब लिबोर के अलावा एसओएफआर और एसओएनआईए, इन दोनों रेट्स को यूज़ किया जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ऑल्टरनेटिव है लिबोर के। अब लिबोर की कुछ लिमिटेशंस थी जिसको मैं किसी और वीडियो में कवर कर लूँगा, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, इसी वजह से लिबोर को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। पर ये चीज़ आपकी बुक में मेंशन नहीं है, इसी वजह से मैंने ये लिबोर का टॉपिक कवर किया यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं इंडेक्स कंस्ट्रक्शन और वेटेज के बारे में। कैसे इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है और कैसे वेटेज दिया जाता है अलग अलग स्टॉक्स को। अगर निफ्टी 50 के अंदर 50 स्टॉक्स हैं तो क्या उन 50 स्टॉक्स को सेम वेटेज दिया गया है, क्या उन 50 स्टॉक्स को अलग अलग वेटेज दिया गया है, ये वेटेज कैसे दिया जाता है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो अब दोस्तों इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करने के ना कुछ तरीके होते हैं, जिसमें से सबसे पहला और सबसे फेमस है कैपिटलाइजेशन वेटेड। अब यहाँ पे क्या होता है, जिस भी स्टॉक का मार्केट कैप ज़्यादा होगा ना उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा इंडेक्स में, और जिस भी स्टॉक का कम मार्केट कैप होगा उसको कम वेटेज दिया जाएगा इंडेक्स में। तो ऐसा होता है कैपिटलाइजेशन वेटेज में। फिर आता है दोस्तों मॉडिफाइड कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मेथड। अब ये वाली मेथड में क्या होता है कि कैपिटलाइजेशन वाला जो क्राइटेरिया है ना जो कि फर्स्ट मेथड में लिया गया है उसको तो यूज़ किया ही जाता है, लेकिन उसके अलावा कुछ एडिशनल क्राइटेरियाज को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। जैसे कि एक क्राइटेरिया होता है फ्री फ्लोट, मतलब कितनी शेयर्स पब्लिक में अवेलेबल हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के। जैसे अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस में 45% जो शेयर्स है ना वो होल्ड करते हैं प्रमोटर्स, या प्रमोटर के जो भी रिश्तेदार हैं या जो प्रमोटर फैमिली है वो ओन करती है 45% शेयर्स, और जो बाकी के 55% शेयर्स है ना वो ही पब्लिक के पास अवेलेबल है, और उन अवेलेबल 55% शेयर्स में ट्रेडिंग होती है। तो वो जो 55% शेयर्स है ना जो कि फ्रीली फ्लोट हो रहे हैं मार्केट में उसको हम बोलते हैं फ्री फ्लोट। तो यहाँ पे मॉडिफाइड कैपिटलाइजेशन वेटेड मेथड में क्या किया जाता है कि कैपिटलाइजेशन को तो लिया ही जाता है, लेकिन कैपिटलाइजेशन के साथ साथ फ्री फ्लोट को भी लिया जाता है। जिस स्टॉक का फ्री फ्लोट ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा इंडेक्स में, जिस स्टॉक का फ्री फ्लोट कम होगा उसको कम वेटेज दिया जाएगा इंडेक्स में। और इस प्रकार से हमारा मॉडिफाइड कैपिटलाइजेशन वेटेड मेथड काम करता है। और इसके अलावा प्राइस वेटेड मेथड भी है और इक्वल वेटेड मेथड भी है। इसको हम लोग समझ लेते हैं आईएफटी की वेबसाइट के ऊपर। अगर आप आईएफटी की वेबसाइट पे आओगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट वेइंग मेथड्स के बारे में पता चल जाएगा जो कि इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन करने में यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे 3-4 मेथड लिखे हुए हैं जिसके बारे में हम लोग ने अभी बात करी थी। और ये जो फंडामेंटल वेटेड इंडेक्स है ना ये भी एक तरीका है इंडेक्स को बनाने का,
लेकिन ये तरीका ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता हमारे वर्ल्ड मार्केट्स में, इसी वजह से ये तरीका आपकी बुक में मेंशन नहीं है। अब दोस्तों, अगर मैं प्राइस वेटेड इंडेक्स की बात करूँ ना, तो ये किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जिस स्टॉक का प्राइस सबसे ज़्यादा होगा ना, उस स्टॉक को ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा इंडेक्स के अंदर। मान लीजिए अगर किसी एक स्टॉक का प्राइस 3000 रुपये है और किसी दूसरे स्टॉक का प्राइस 500 रुपये है, तो जिस स्टॉक का प्राइस 3000 है ना, उसको ज़्यादा वेटेज देंगे इंडेक्स के अंदर, और 500 वाला जो शेयर है ना, उसको कम वेटेज देंगे इंडेक्स के अंदर। और इस टाइप से काम करते हैं प्राइस वेटेड इंडेक्स, और ये मेरे ख्याल से बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करने का। तो इस तरीके का ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। फिर आता है दोस्तों इक्वल वेटेड इंडेक्स। अब इक्वल वेटेड इंडेक्स में क्या होता है, हर एक स्टॉक को बराबर का वेटेज दिया जाता है। जैसे अगर निफ्टी 50 में 50 स्टॉक हैं, तो 50 स्टॉक को इक्वली वेटेज दिया जाएगा 2-2% का, और ऐसे पूरा इक्वल वेटेड इंडेक्स बना लिया जाएगा। लेकिन जो हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स है ना, वो इक्वली वेटेड इंडेक्स नहीं है, ना ही प्राइस वेटेड इंडेक्स है। वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स है, मतलब एक मॉडिफाइड वर्जन है मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड का। और आज के टाइम पे आप मोस्टली जितने भी इंडेक्स देखेंगे ना, लाइक नास्डैक, S&P 500, मोस्टली सारे के सारे जो इंडेक्स हैं, उनमें ये मॉडिफाइड मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे दोस्तों इस वेबसाइट पे अगर आप नीचे आओगे, तो हर एक मेथड का आपको प्रो और कॉन मिल जाएगा। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ये सारी चीज़ें आके खुद से पढ़ो, अपना खुद का होमवर्क आप करो, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी हो। अब हो सकता है आपके एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से ना आए, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ये वेइंग मेथड्स के बारे में पढ़ो, क्योंकि ये आपके जनरल नॉलेज के लिए, आपके मार्केट के नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं सर्वाइवरशिप बायस की। तो सर्वाइवरशिप बायस या सर्वाइवर बायस एक टेंडेंसी है, एक ऐसी आदत है जहाँ पे आप एग्जिस्टिंग स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है ना, सिर्फ उसी को देख के पता लगा लेते हो, या उसी को देखते हो बस, और आप उसी को देख के अपना व्यू पॉइंट बना लेते हो मार्केट का, और आप उन स्टॉक्स को नहीं देखते जो कि बस्ट हो चुके हैं, या उन कंपनीज को आप नहीं देखते हो जिनमें लॉस हो गया है और वो कंपनीज बंद हो गई हैं। तो ये सर्वाइवरशिप बायस कब आता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब मान लीजिए अगर आप निफ्टी 50 का एनालिसिस कर रहे हो और आप पिछले 30 सालों का डेटा देख रहे हो कि निफ्टी 50 ने पिछले 30 सालों में कैसा परफॉर्म किया, तो जाहिर सी बात है आप स्टॉक का चार्ट देखोगे या इंडेक्स का चार्ट देखोगे, और उस चार्ट को देख के आप समझोगे कि जो परफॉर्मेंस है निफ्टी 50 का वो कैसा रहा। अब जाहिर सी बात है कि निफ्टी 50 के अंदर जो 30 साल पहले 50 स्टॉक थे, वो आज के टाइम पे तो होंगे नहीं सारे के सारे। कुछ कंपनीज बंद हो गई होंगी, कुछ कंपनीज निफ्टी 50 के बाहर हो गई होंगी, कुछ नई कंपनीज उसके अंदर आई होंगी। और ये सारी चीज़ें होने के बाद जो निफ्टी 50 का ग्राफ है ना, वो आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, और हो सकता है उसको देख के आपको ऐसा लगे कि यार देखो, इंडिया की जो इकोनॉमी है उसने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और डेफिनेटली किया भी है। लेकिन आप उन स्टॉक्स को कंसिडर नहीं कर रहे हो, उन कंपनीज को कंसिडर नहीं कर रहे हो जो कि बंद हो चुकी हैं। तो इस चीज को हम बोलते हैं सर्वाइवर बायस, जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग स्टॉक की परफॉर्मेंस को देख रहे हो, और उससे आप मार्केट की परफॉर्मेंस को जज करने की कोशिश कर रहे हो। तो आई होप आपको ये सर्वाइवर बायस समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो से काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा आप। कोई आपका सवाल है तो प्लीज़ आप उसको पूछिए, इंस्टाग्राम पे, मेल पे भी आप पूछ सकते हैं। एंड फॉलो आवर यूट्यूब चैनल स्टॉक ब्रेन्स टू वॉच मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।